नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ बेहद दर्दनाक है बल्कि हमारे सिस्टम पर, खासकर गन लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए उस डबल मर्डर की जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था और वो कौन सी चूक थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। सोचिए, एक घरेलू विवाद देखते ही देखते इतना भयंकर रूप ले लेता है कि दो सगी बहनों की जान चली जाती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, इनकी जान लेने वाला हथियार कोई गैर कानूनी देसी कट्टा नहीं था, बल्कि एक लाइसेंस्ड हथियार था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ऐसा इंसान जिसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उसके हाथों में ऐसा जानलेवा हथियार आखिर रहने कैसे दिया गया। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी घटना के क्रम को समझते हैं। भाग 1, रायपुर का डबल मर्डर। उस रात आखिर हुआ क्या था? अगर हम 5 मई 2026 की उस रात की टाइमलाइन पर नजर डालें तो सब कुछ कितनी तेजी से हुआ ये देखकर हैरानी होती है। रात करीब 9:30 बजे आरोपी जितेंद्र वर्मा अपने ससुराल पहुंचता है और जिद करता है कि उसे अपनी पत्नी और 16 महीने की बच्ची से मिलना है। जब उसे बताया जाता है कि वे घर पर नहीं हैं और वीडियो कॉल कराने से भी मना कर दिया जाता है तो रात 10:30 बजे तक ये बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर महज 5 मिनट बाद यानी 10:35 पर वो अपनी कमर से बंदूक निकालता है और 26 साल की गीतांजलि के माथे पर सीधे गोली मार देता है। आवाज सुनकर जब 24 साल की छोटी बहन दुर्गेश्वरी वहां आती है तो वो उसे भी गोली मार देता है। इसके बाद वहां से भागकर रात 11 बजे पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने से पहले वो एक मेडिकल स्टोर में भी भारी हंगामा और फायरिंग करता है। मतलब कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। इस पूरी खौफनाक रात की सबसे दर्दनाक गवाह हैं इन दोनों लड़कियों की मां सावित्रीबाई। उन्होंने अपने सामने अपनी 2 बेटियों को मारते हुए देखा है। उनका जो बयान है ना, वो किसी की भी रूह कपा दे। उन्होंने बताया कि कैसे जितेंद्र जबरन घर में घुसा, बिल्कुल बेखौफ होकर अपनी बंदूक निकाली और गीतांजलि के माथे पर चला दी। और जब छोटी बहन दुर्गेश्वरी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई तो उसने उसकी गर्दन के पास गोली मार दी और वो वहीं तड़पने लगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस खौफनाक सच्चाई का सबूत है जो उस बंद दरवाजे के पीछे हुई। अब आप सोच सकते हैं कि क्या ये सब अचानक गुस्से में हो गया? जी नहीं। आइए बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ और देखते हैं इन विवादों का पुराना इतिहास। देखिए, 5 मई को जो हिंसा हुई वो कोई हीट ऑफ द मोमेंट वाली घटना नहीं थी। ये एक लंबे समय से बढ़ते हुए घरेलू तनाव और उन वार्निंग्स का नतीजा था जिन्हें बार बार इग्नोर किया गया। 2020 में जितेंद्र और खिलेश्वरी की शादी हुई थी। शुरुआत के 3 साल सब ठीक रहा, लेकिन फिर जितेंद्र की नौकरी छूट गई। उसे शराब की ऐसी बुरी लत लगी कि वो अपनी ही पत्नी पर शक करने लगा। हालात इतने खराब हो गए थे कि इस घटना से 20-25 दिन पहले ही खिलेश्वरी अपना घर छोड़कर पंडरी में अपने मायके आ गई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, हत्या से सिर्फ 5-6 दिन पहले भी जितेंद्र ने पिस्तौल तानकर उसे धमकाया था, लेकिन जब पुलिस से इसकी शिकायत की गई तो इसे बस एक मामूली पारिवारिक विवाद मानकर टाल दिया गया। सोचकर देखिए, अगर उसी वक्त कोई सख्त एक्शन लिया गया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। उस रात का आतंक सिर्फ उन पीड़ितों के घर तक ही सीमित नहीं था। चलिए भाग 3 में देखते हैं कि इसके बाद मेडिकल स्टोर में क्या तांडव हुआ। दोनों बहनों को गोली मारने के बाद जितेंद्र वहां से फरार हो जाता है। फिर देखिए क्या होता है। वो पास के ही एक मेडिकल स्टोर में घुस जाता है। वहां एक ग्राहक खड़ा था, उससे वो बंदूक की नोक पर उसकी बाइक की चाबी मांगता है। जब वो ग्राहक चाबी देने से मना कर देता है तो जितेंद्र गुस्से में आकर दुकान के अंदर ही फायरिंग कर देता है। ये तो गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 2 हत्याएं करने के बाद भी वो सरेआम फायरिंग कर रहा था। ये दिखाता है कि वो उस वक्त कितना बेखौफ और आपे से बाहर था। इस पूरे हंगामे के बाद वो खुद सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और सरेंडर कर देता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी और हैरान करने वाले पहलू पर। भाग 4, गन लाइसेंस की जानलेवा खामियां। यहां हमारा सिस्टम पूरी तरह फेल हुआ है। एक तरफ सरकारी कागजों को देखिए और दूसरी तरफ असलियत को। आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। ऑफिशियली जितेंद्र वर्मा एक लाइसेंसी वीआईपी सुरक्षा बाउंसर था और उसके हथियार का लाइसेंस 30 दिसंबर 2026 तक बिल्कुल वैलिड था। लेकिन अगर हम उसकी असलियत देखें, वो बेरोजगार था, शराब का बुरी तरह आदी था और तो और पिछले 2 सालों से अंबेडकर अस्पताल में उसका मानसिक बीमारियों यानी मनोरोग का इलाज चल रहा था। अब आप ही सोचिए, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता, उसका इलाज चलने के बावजूद उसके पास एक जानलेवा हथियार रखने का लाइसेंस मौजूद था। ये विरोधाभासी इस पूरी घटना का सबसे बड़ा कारण बना।
चलिए इस पॉइंट को थोड़ा और समझते हैं। मर्डर में जो पिस्तौल इस्तेमाल हुई वो उसने 2020 में वीआईपी सुरक्षा प्रोवाइड करने के नाम पर ली थी। परिवार वाले बताते हैं कि वो अक्सर बेकाबू हो जाता था और उसने अपनी मानसिक रोग की दवाइयां लेनी भी बंद कर दी थी। इससे एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है। शहर में ऐसे बाउंसर जो ड्यूटी पर नहीं हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में इस तरह के हथियार लेकर क्यों घूम रहे हैं? ये तो सीधे तौर पर पब्लिक सिक्योरिटी के लिए खतरा है ना। खैर, इस घटना के बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है। उन्होंने सभी पुलिस स्टेशनों को निर्देश दिए हैं कि मानसिक रूप से अस्थिर लोगों के हथियारों के लाइसेंस को रिव्यू किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि ये कदम 2 लोगों की जान जाने के बाद उठाया जा रहा है। ये पूरा एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ना चाहता हूं। हमारा सिस्टम मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्तियों के गन लाइसेंस को पहचानने और उन्हें रद्द करने के लिए पहले से एक सक्रिय व्यवस्था कैसे बनाएगा, ताकि भविष्य में ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी त्रासदी दोबारा कभी ना हो? क्या सिर्फ एक दर्दनाक घटना हो जाने के बाद जांच के आदेश दे देना काफी है, या हमें एक मजबूत और पारदर्शी लाइसेंसिंग सिस्टम की तुरंत जरूरत है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।